दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव का घोषणा हो गया है और यहाँ पर एक सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मैंने लिखा कि चुनाव का पहला राउंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक सारे जितने भी पार्टीज हैं जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंटेस्ट कर रही हैं, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है और सारे कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भी भर दिया है। तो अभी तक जहां तक जो ये प्रोसेस होना चाहिए था वो सारा प्रोसेस मुझे लगता है कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में दो जो दल हैं उनके बीच में दो जो अलायंस हैं उनके बीच में मेन मुकाबला है। एक है महायुति जिसे हम कह सकते हैं एनडीए और दूसरा है महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक जिसे कह सकते हैं। तो महायुति में कौन कौन है? बीजेपी है, शिवसेना है, शिंदे वाली एंड अजित पवार वाली एनसीपी है और इंडिया ब्लॉक जो महाविकास आघाड़ी है उसमें कौन कौन सा है? उसमें है आपको कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो देखिए जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें अभी तक मतलब कि कोई पार्टी ये नहीं कह सकता है कि हमने कितने कैंडिडेट्स उतारे हैं। हालांकि एनडीए में थोड़ी सी क्लैरिटी है, एनडीए में थोड़ी सी क्लैरिटी, महायुति में थोड़ी सी क्लैरिटी इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट आ गया है कि 148 सीट्स पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। करीब 80 सीट पर जो शिवसेना वाली जो है शिंदे वाली है उसने उतारे हैं। 53 सीट पर अजीत पवार की पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और 7 सीट जो हैं वो और जो छोटे मोटे जो सहयोगी हैं या जो जिनको समर्थन देना चाहती हैं उनके कैंडिडेट्स उतर रहे हैं। तो इस तरह उनके 288 कैंडिडेट्स का जो सीट है वो तो समझ में आ गया। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है दोस्तों, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। महाविकास आघाड़ी में कौन कितने सीट पे लड़ रहा है दिस इज नॉट एट फाइनलाइज्ड। अभी तक फाइनल हुआ ही नहीं है। किसी सीट पर कांग्रेस ने खड़ा किया है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी खड़ा किया है तो शरद पवार ने भी खड़ा किया है। मतलब कि अगर 288 सीट हैं तो देखिए 105 पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। करीब 90 से 95 सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। करीब 90 सीट पर शरद पवार ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो ये मिला जुला के हो गया करीब 300 सीट। मतलब 288 सीटें हैं और 300 कैंडिडेट इन लोगों ने उतार दिए हैं। अच्छा, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर से क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने 25-30 कैंडिडेट अपने अलग से उतार दिए हैं। तो देखिए इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी भी है। ये सारे लोग आपस में इन सारे लोगों की बातचीत हो नहीं पाई और ये लोग चाहते हैं कैंडिडेट्स को ये समझाना चाहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। आप में आपस में बन नहीं पा रही है, आप आपस में स्वार्थ एक दूसरे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में है नहीं। कई सीट पर ऐसे कि फ्रेंडली फाइट हो रही है। भैया फ्रेंडली फाइट क्या होती है?
पॉलिटिक्स में फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होती है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। कि लोगों को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं आप, या फिर आप बेवकूफ बना रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है। फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ चीज नहीं होता है। आप कितने साल तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? आप में समझौता हो नहीं पाया, आप एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इसीलिए आप इसको फ्रेंडली फाइट कहते हैं। कोई पार्टी अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि त्याग करने की सिचुएशन में है ही नहीं। न उद्धव ठाकरे है, न कांग्रेस है, न शरद पवार हैं। और ये लोग चाहते हैं कि जनता त्याग करे, जनता त्याग करके इनको वोट दे। जब आप जनता के लिए अगर 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 महाविकास आघाड़ी को लग रहा है कि बीजेपी खराब काम कर रही है वहां पर, और वो सत्ता माना चाहते हैं, मतलब कि आप जनता के अच्छे काम के लिए आना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा भी त्याग करने की सिचुएशन में आ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा त्याग आप कर नहीं रहे हैं कि 2-4 सीट हम कॉम्प्रोमाइज कर लें ताकि हम बीजेपी को हरा सकें। और आप चाहते हैं कि जनता आपके लिए वोट करे, आपके लिए आपको ये समझे कि हम उनके लिए काम करने वाले हैं। जनता को ये साफ मैसेज जा रहा है कि आप अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। जब आपकी आपस में नहीं बनती है, अभी नहीं बन रही है, तो आप सोचिए जब सत्ता आपको मिल जाएगी तो आप कितना जनता के लिए करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। आप आप जो है बीजेपी से लड़ने से पहले आपको अपने साथ बैठकर समझौता करना चाहिए था, अपने साथ मिलकर सारे कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए था। आप अभी जानते हैं, महाविकास आघाड़ी को मैं एक स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं कि चुनाव का परिणाम आगे जाकर क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपने अपनी स्थिति हरियाणा वाली कर ली है। हरियाणा में जिस तरह आप स्टार्टिंग में बहुत कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो बैठे बिठाए चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आपने सीटों का जिस तरह बंटवारा किया, या फिर अपने अलायंस के साथ जिस तरह बिहेव किया, या अपने नेताओं के साथ जिस तरह बिहेव किया, उस तरह उन सारे सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि आप महाराष्ट्र भी हारोगे और बहुत अच्छे से हारोगे। मुझे नहीं लगता है कि आप तीनों पार्टियां मिलकर शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली पार्टी मिलकर 100 का भी आंकड़ा पार कर पाएंगी इस महाराष्ट्र के चुनाव में। और कांग्रेस वाले और ये सब बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो बहुत धुआंधार प्रचार करेंगे और इससे उनकी पार्टी को फायदा मिलेगा। भैया, बीजेपी वाले भी यही सोच रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो 2-4 सीट तो उनका ऐसे ही बढ़ जाएगा। हाँ? और उद्धव ठाकरे, इस बार आपकी एक नहीं चलने वाली है। इस बार आपका पुत्र जो वर्ली से लड़ रहे हैं, आदित्य ठाकरे, वो भी हारेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि जो महायुति में जो एक एक पार्टी है, एनसीपी वाली अजित पवार की पार्टी है, वो मुझे थोड़ी सी कमजोर कड़ी दिख रही है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को जो अजित पवार की जो सीटें दी हैं, वहां पर उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अजित पवार को इतनी सीटें मिलनी चाहिए थी, या फिर उनको क्यों दिया गया है वो भगवान ही जाने। और जिस तरह से टिकट्स का बंटवारा किया गया है, नॉमिनेशन प्रोसेस हुआ है, आज के समय में महाराष्ट्र में ये कोई कह ही नहीं सकता है कि किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट फाइनल है। तो ये तो सिचुएशन बना के रखा है महाविकास आघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र में, और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मतलब कि मैं तो अभी से ही कह रहा हूं कि उनको हार का बहाना खोजना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बहाना तो मैं ही बता दे रहा हूं कि आप ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना अभी से ही शुरू कर दो कि हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आप 23 नवंबर तक का इंतजार करने का कोई फायदा है नहीं। मुझे लगता है कि आप अभी से ही बहाना बनाना शुरू कर दो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि जब जब बीजेपी अपने प्रचार करने में फुल स्विंग में आएगी, तो
और भी अच्छा माहौल बनेगा। और अभी से ही जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ जो महाराष्ट्र में पूरे मौलाना घूम घूम के कह रहे हैं कि आपको एक होकर वोट करना है, बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। तो मैं तो सारे लोगों से कहूंगा कि अगर वो एक हो रहे हैं तो तुम भी एक हो जाओ और सब सब लोग एक तरफ आकर वोट करो। इसमें इसमें मुझे लगता है कि सबका फायदा है। और एक अच्छे राजनीति की शुरुआत भी होगी। तो दोस्तों, मुझे आज बस इतना ही कहना था। आप लोग अपने ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।